हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावर ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक कोलराउस लॉ पढ़ेंगे। गाइज कोलराउस ने इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड अपना लॉ दिया था। तो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कोलराउस को अपना लॉ देना पड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो ये सारी बातें इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर इलेक्ट्रोलाइट पर ही बेस्ड है। और वैसे भी इलेक्ट्रोलाइट का लेक्चर मैं बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा यहां पर बताता हूं। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो आयनों में ब्रेक होता है। तो यहां पर बस आप इतना ही याद रखो कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयनाइज हो जाए, जिससे कैटायन और एनायन बने। गाइज इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सभी कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। तो ध्यान से समझना, देखो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट एट ऑल कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब समझिए आप, मान लो आपके पास 5 मिलीग्राम NaCl है, ठीक है। आपने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है, ठीक है। तो इससे 100 आयन बने हैं। आ गई ना बात समझ में। अब आप इसमें 10 ग्लास पानी डालोगे तो इससे 101 आयन बने हैं। अब आप इसमें 100 ग्लास पानी और डालोगे तो इससे 105 आयन बनेंगे। तो गाइस देखो, पानी डालने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि देखो 100, 101 और 105 ये एप्रोक्स सेम है ना, यानी कि इसमें डिसोसिएशन सेम होता है, आयंस सेम है। चाहे आप 1 गिलास पानी डालो, चाहे आप 100 गिलास पानी डालो, चाहे 1 टंकी पानी डालो, तो आयंस लगभग सेम है। यानी कि इसका जो डिसोसिएशन होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट होता है, चाहे कोई भी कंसंट्रेशन हो। अगर 100 गिलास पानी होंगे तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई, यानी कि डाइल्यूशन ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो तब भी आयन उतने ही है, और 1 ग्लास में भी आयन लगभग उतने ही है ना। तो आप एप्रोक्स लगा सकते हो कि एप्रोक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। आगे बात समझ में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पर कंसंट्रेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कम पानी डालोगे तब भी उतने ही आयन है, आप ज्यादा पानी डालोगे तब भी उतने ही आयन है। अगर आयन सेम तो कंडक्टिविटी सेम। तो ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कम पानी डालोगे या फिर ज्यादा पानी डालोगे तो आयंस सेम। अगर आयंस सेम तो कंडक्टिविटी सेम है ना। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी सेम, ठीक है। तो ये वाली बात आगे कोलराउस के लॉ में हमारे काम आएगी, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो डाइल्यूशन के साथ ज्यादा डिसोसिएट होता है। तो डिग्री ऑफ, ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, अब इसका एग्जांपल ये समझो, मान लो आपके पास 5 ml एसिटिक एसिड है, इसमें आपने 1 ग्लास पानी डाला, ठीक है। तो इससे मान लो 10 आयन बने। इसमें आपने 10 ग्लास पानी डाला तो इससे 100 आयन बने, ठीक है ना। इसमें आपने 100 ग्लास पानी डाला तो इससे 1000 आयन बने। यानी कि यहां पर पानी पर आयन डिपेंड कर रहे हैं, जितना ज्यादा पानी डालोगे उतने ही ज्यादा आयन बनेंगे। यानी कि डाइल्यूशन, पानी डालने का मतलब डाइल्यूट करना, तो डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि ज्यादा ब्रेक होता है। तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। अब देखो
कोलराउस ने अपना लॉ क्यों दिया, तो वह एक आपको ग्राफ बताएगा। तो पहले हम वो ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कोलराउस को अपना नियम क्यों देना पड़ा। तो गाइज आप इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो हर कंसंट्रेशन पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, चाहे आप कंसंट्रेशन कम रखो चाहे आप कंसंट्रेशन ज्यादा रखो। आप ज्यादा पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर आप कम पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जितना डिसोसिएट होता ना उतना होकर ही रहेगा, चाहे आप ज्यादा पानी मिलाओ चाहे कम पानी मिलाओ। और वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जितना ज्यादा पानी मिलाते जाओगे, डाइल्यूट करते जाओगे, कंसंट्रेशन को कम करते जाओगे, उतना ही ज्यादा ये डिसोसिएट होगा, यानी कि उतने ही ज्यादा आयन बनेंगे, ठीक है। अब देखो हम ग्राफ देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहां पर जो हम बात करते हैं ना वो मोलर कंडक्टिविटी की करते हैं, ध्यान रखना। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी लेनी है, तो इस ग्राफ को ध्यान से समझना। तो देखो इधर है कंसंट्रेशन, तो एक्स एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन लेंगे और वाई एक्सिस पर हम मोलर कंडक्टिविटी लेंगे, ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, तो इसका लेक्चर आप देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से भी शो कर सकते हैं या फिर हम केप एम से भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो कंसंट्रेशन है, अगर आप इधर जाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी कि डाइल्यूशन कम होगा, क्योंकि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन अपने आप कम हो गई, कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब डाइल्यूशन कम हो गया, ठीक है ना। तो गाइज अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो KCl की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। आप पानी ज्यादा मिलाओ आप पानी कम मिलाओ, आप कंसंट्रेशन कम करो ज्यादा करो, डाइल्यूशन कम करो ज्यादा करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसका ग्राफ तो अप्रोक्स सीधा आएगा ना। अब देखो एकदम से सीधा तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि देखो पहले 100 थे, उसके बाद 102 हुए, 105 हुए, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, नए के बराबर पड़ता है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो एप्रोक्स कांस्टेंट है, अब इधर जाने पर कंसंट्रेशन कम यानी कि डाइल्यूशन ज्यादा, तो हम पानी मिला रहे हैं, तो हमने पानी मिलाया तो आयन थोड़े बहुत तो बढ़े थे ना, पहले 100 थे, 101 हुए, 105 हुए, तो थोड़े तो आयन बढ़ेंगे लेकिन नए के बराबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर जाने पर कंसंट्रेशन कम हो रही है यानी कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो थोड़ी बहुत मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। एकदम से कांस्टेंट मतलब आपको एकदम से स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, इसका मतलब तो आप कितना ही पानी मिला दो तो आयन 100 है तो वो 100 रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ आयन बढ़ेंगे। इसलिए हम ऐसे मानेंगे कि ग्राफ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना, कि इधर जाने पर कंसंट्रेशन कम डाइल्यूशन ज्यादा, इधर जाने का मतलब पानी मिला रहे हैं तो थोड़ी बहुत मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी, कि पहले भाई इतनी थी, ठीक है ना, अब ये इतनी बढ़ गई है, तो अप्रोक्स तो कांस्टेंट ही है। अब देखो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ये आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, ठीक है ना। तो ये तो मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के लिए है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड के लिए है। तो गाइज वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखो इधर जाने पर कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम का मतलब डाइल्यूशन ज्यादा, यानी कि हम पानी मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयनों के नंबर बढ़ेंगे, अगर आयनों के नंबर बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखो इधर जाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, देखो आ गई ना बात समझ में, इधर जाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है। अब गाइस देखो कोलराउस को अपना नियम क्यों देना पड़ा, ध्यान से समझना इस बात को। तो कोलराउस ने अपना नियम दिया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, लिमिटिंग, ध्यान से समझना, ये भी बताऊंगा क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसको बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये क्या होती है ध्यान से समझना। अब आपको पता चलेगा कि कोलराउस को अपना नियम क्यों देना पड़ा। अब गाइज यहां पर वैल्यू 0 है कंसंट्रेशन की। अगर कंसंट्रेशन 0 इसका मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा, तो उसे हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर कंसंट्रेशन 0 तो डाइल्यूशन कितनी, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो गाइज हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ यहां पर आकर के मिल जाएगा। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 0 कंसंट्रेशन पर या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लेमडा एम इनफाइनाइट। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इसके 3 नाम है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर देखो मोलर कंडक्टिविटी एट, यहां पर कंसंट्रेशन कितने 0, तो एट 0 कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये तीनों नाम इसी के हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहां पर निकाल सकते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाले तो कैसे निकालेंगे? ग्राफ को अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे आप तो ग्राफ आगे जाकर के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये जो ग्राफ है इस लाइन पर आकर के टच ही नहीं होगा। अगर ये ग्राफ इस लाइन पर टच नहीं होगा तो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन हम नहीं निकाल पाएंगे। आगे ना बात समझ में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। इसलिए कोलराउस को अपना नियम देना पड़ा था। आ गई बात समझ में? तो अब कोलराउस का लॉ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, तो देखो कोलराउस ने क्या कहा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, कहा था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन कितनी है 0, क्योंकि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा का मतलब हो गया कंसंट्रेशन 0। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेमडा एम नोट, है ना, नोट का मतलब है 0 कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलराउस ने क्या कहा था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसके एनाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। तो गाइज इनको एक लिख लो आप, चलो लेमडा एम इनफिनाइट से हम शो करते हैं, लेमडा एम नोट से भी आप शो कर सकते हो। आगे बात समझ में कोलराउस की, तो कोलराउस ने क्या कहा था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसके एनाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। अगर हम NaCl की बात करें, देखो लेमडा इनफिनाइट NaCl की बात करें तो NaCl से कौन कौन सा कैटाइन एनाइन बनता है? तो कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी। आगे बात समझ में। ऐसे अगर हम MgCl2 की बात करें तो इससे कौन सा कैटाइन बनता है? Mg2 प्लस बनता है ना, तो Mg2 प्लस अब 2Cl माइनस बनेंगे ना, तो Cl माइनस, अब Cl माइनस कितने बनेंगे 2, तो ये लो 2। ऐसे ही अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें तो इसको ब्रेक कर लो, तो सोडियम के 2 आयन बनेंगे, तो 2 लेमडा Na प्लस SO4 2 माइनस ये एक ही बनेगा,
ठीक है ना। तो कोलराउस का लॉ क्या है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके कैटायन जितने भी है और एनायन जितने भी है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। तो गाइस ये कोलराउस का लॉ है। अब कोलराउस के लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ध्यान से समझना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इस पर जो क्वेश्चन आता है ना वो ही डायरेक्ट बता देता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे ना तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होने चाहिए, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो मान लो हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक है सोडियम एसीटेट और एक है HCl। तो ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये है वीक CH3CO है। तो स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, वीक कौन से होते हैं, तो ये मैंने इलेक्ट्रोलाइट के लेक्चर में बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो गाइज इनकी सहायता से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं, ध्यान से समझना, मान लेते हैं NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 20, सोडियम एसीटेट की है 50 और HCl की है 10। तो ये हमने मानना है, एक बार आप समझ लेना, ठीक है ना। तो देखो NaCl के लिए हम क्या लिख सकते हैं, NaCl के लिए हम ये लिख सकते हैं लैम्डा Na प्लस Cl माइनस। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हम सोडियम एसीटेट के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो लैम्डा CH3COONa इनफाइनाइट, तो CH3COO माइनस और Na प्लस, क्योंकि यह ब्रेक होता है एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है ना। और HCl को ब्रेक कर लो, तो लैम्डा HCl को आप कैसे ब्रेक करोगे, लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl माइनस, ठीक है ना। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब फोर्थ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको ब्रेक कर लो, तो लैम्डा इनफिनाइट CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO माइनस और लैम्डा H प्लस। ये इक्वेशन हो गई 4, ठीक है। तो इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज तो हमें दी हुई है। अब हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो गाइज इक्वेशन सेकंड और थर्ड को तो आप ऐड कर दो और इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दो। तो इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड ये रही, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड है लैम्डा CH3COONa प्लस इक्वेशन थर्ड में कौन है, HCl है ना, लैम्डा HCl माइनस इक्वेशन फर्स्ट में कौन है, लैम्डा NaCl। ये लो, तो लेफ्ट साइड वालों को मैंने जोड़ दिया है। अब राइट साइड वाले में, तो इक्वेशन सेकंड में राइट में कौन है, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस, ठीक है ना। उसके बाद इक्वेशन थर्ड में राइट में कौन है, H प्लस और Cl माइनस, तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस और लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। इक्वेशन फर्स्ट में राइट में कौन है, Na प्लस और Cl माइनस। तो माइनस करोगे ना, दोनों माइनस क्या हो जाएगी, तो माइनस लैम्डा Na प्लस इनफिनाइट, और ये जो प्लस है वो भी इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट। अब गाइज ये प्लस का, ठीक है, ये प्लस का
और ये प्लस का और ये माइनस का ना, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बन गया देखो, लेमडा इनफाइनाइट CH3COONA प्लस लेमडा HCl माइनस लेमडा NaCl इज इक्वल टू हो गया लेमडा इन्फिनाइट CH3CO माइनस प्लस क्या बच गया, लेमडा H प्लस बच गया ना। अब देखो इन दोनों की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो चलो इनको साथ लिख दो, ये लो H प्लस। आ गई बात समझ में। अब इनकी वैल्यूज है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है 50, इसकी वैल्यू HCl की कितनी माननी है 10 और NaCl की कितनी मानी है 20, तो आपके पास 40। आ गई ना बात समझ में। तो ऐसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो इसकी यूनिट भी वैसे लिख सकते हो आप, तो इसकी यूनिट होती है सीमेंस मोल इनवर्स और मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये यूनिट है ना, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस जब मैंने बताया था ना तब यूनिट भी बताई थी, ठीक है। तो इन सब की यूनिट लगा लेना आगे कि सीमेंस मोल इनवर्स और मीटर स्क्वायर। तो गाइज ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई कि कोलराउस का लॉ यूज करके हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन, ध्यान से समझना। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये ध्यान से समझना, ठीक है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। तो देखो मान लो हमारे पास ये एसिड है HA और यह ब्रेक होता है, भी एसिड है H प्लस देगा, तो एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब मान लिया T बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कैपिटल C मोल पर लीटर है, ये हमने मान लिया कि ये एसिड है, ये ऐसे ब्रेक हो रहा है, ध्यान से समझना इसको। तो T बराबर 0 पर इसकी यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैपिटल C मोल पर लीटर है, और T बराबर 0 का मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कितना होगा 0, ठीक है। अब देखो T टाइम पर है, एट T टाइम, ठीक है। अब T टाइम आपको यह पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट तो होगा कम और प्रोडक्ट होगा ज्यादा। आ गई बात समझ में। अब हम यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काम में लेंगे। तो गाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम शो करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब एक मोल से रिएक्टेंट यानी कि एसिड कितना ब्रेक हुआ है। आ गई ना बात समझ में। अब देखो कोई भी रिएक्टेंट है वो मान लो अल्फा ब्रेक हुआ है तो बच गया कितना 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगर 1 मोल से रिएक्टेंट, ध्यान से समझना, ये मान लो रिएक्टेंट है और इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन मान लो पहले 1 मोल है, इसकी है 0, ध्यान से समझना। अगर ये अल्फा ब्रेक हो गया तो यहां पर कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, यहां पर कितना हुआ अल्फा और ये अल्फा। आ गई ना बात समझ में। यानी कि देखो जितना ये ब्रेक होंगे उतने ही तो ये बनेंगे, क्योंकि एक से ये एक बनता है और ये भी एक बनता है, ठीक है। अब इससे अल्फा ब्रेक हो गया तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा, और इधर से अल्फा कम हो गया। अगर 1 से 1 माइनस अल्फा यहां पर बाकी रहता है, ठीक है, बचता है ना, समझ गए ना कि अल्फा ब्रेक हो गया तो 1 माइनस अल्फा रह गया यहां पर।
अगर 1 से 1 माइनस एल्फा रहता है तो सी मोल से कितना रहेगा, तो सी 1 माइनस एल्फा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अगर देखो एल्फा ब्रेक होना है तो कितना बचेगा, टी टाइम पर एल्फा ब्रेक हो गया तो रिएक्टेंट कितना बचा, 1 माइनस एल्फा। ये कितना बचा, एल्फा एल्फा। अगर 1 से 1 माइनस एल्फा रहता है तो सी मोल से कितना रहेगा, सी 1 माइनस एल्फा। अगर 1 मोल से एल्फा टूटा है तो सी मोल से कितना टूटेगा, सी एल्फा सी एल्फा। अगर 1 मोल से एल्फा ब्रेक हो जाता है तो सी मोल से कितना होगा, सी एल्फा, और ये भी सी एल्फा। अगर 1 मोल से 1 माइनस एल्फा रहता है तो सी मोल से कितना रहेगा, सी 1 माइनस एल्फा। आ गई बात समझ में। चलो ठीक है ना। अब कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन कौन है, सी एल्फा यानी कि ये हो गया सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट कितना है, ये रहा सी 1 माइनस एल्फा। तो एक सी से ये कैंसिल आउट, तो आपके पास बन गया सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। आ गई बात समझ में। तो गाइज एल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसकी वैल्यू, एल्फा की वैल्यू ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये एल्फा की वैल्यू होती है। अगर हम यहां पर एल्फा की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बन जाएगा, सी। एल्फा की वैल्यू ये रखो तो सी लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इन्फिनाइट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा की वैल्यू दोबारा रखो, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इन्फिनाइट। तो गाइज ये 2 कोलराउस के लॉ की एप्लीकेशंस थी। अगर आपने लेक्चर समझ लिया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।